गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में स्वरों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वरों की मात्राओं एवं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। स्वरों को लिखते समय इनका प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। पहला तो अपने पहला है मूल रूप का तात्पर्य जो भी हमारे स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। जब हम लिखते समय स्वरों को उनके मूल रूप में ही लिख देते हैं तो वो उनका अपने मूल रूप में प्रयोग माना जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे छोटे बच्चों की बुक में जो पढ़ने के लिए अक्षर के साथ साथ चित्रांकन करके लिखा होता है, ये उसी का उदाहरण है। वहां हमें स्वरों को उनके मूल रूप में बताया जाता है। जैसे ये गुरुजी पढ़ेगा। इन शब्दों में स्वरों को उनके मूल रूप में बताया गया है। अमरूद में जो आ लिखा गया है ये उनके मूल रूप में है। आम में जो बड़ा आ बताया गया है ये उनके मूल रूप में है। छोटी मूल रूप में दिखाया गया है, बड़ी छोटा वो बड़ा री ए ऐ ओ और औ, इनका प्रयोग इनके मूल रूपों में किया गया है। इस प्रकार आप लोग ये समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हम स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में करते हैं। और जो दूसरा प्रयोग है स्वरों का वो मात्राओं के रूप में। अब जब मात्राओं के रूप में स्वरों का प्रयोग की बात आई, सबसे पहले ये जानना होगा मात्रा क्या है। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा से आप क्या समझते हैं? किसी भी शब्द को जब हम लिखते समय व्यंजन के साथ, किसी भी शब्द को जब हम लिख रहे होते हैं तो व्यंजनों के साथ स्वर का जो भी रूप जोड़ा जाता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द को लिख रहे होते हैं तो वहां पर व्यंजन का जो रूप जोड़ा जाता है, ना कि कोई व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है, ना कि स्वर जोड़ा जाता है। स्वर नहीं, स्वर का जो रूप जुड़ता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। इसमें ह्रस्व आ की मात्रा नहीं होती है। ह्रस्व आ की मात्रा नहीं होती। स्वरों की संख्या 11 है, ह्रस्व आ की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार मात्राओं की संख्या सिर्फ 10 है। 10 ही मात्राएं होती हैं। इसमें बड़ा आ की मात्रा जो एक पाई के रूप में होती है। छोटी और बड़ी की मात्रा में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर जब आप बड़ी लिखते हैं तो उसके ऊपर का जो निशान होता है वो आप दाहिने तरफ ले जाते हैं, लेकिन जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो बाएं तरफ लाते हैं और छोटी का जो होता है वो बाएं से दाहिने जाता है। ये कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को आप समझते रहिए कि इस प्रकार से जो आप बनाए हैं ये बड़ी की मात्रा है और इस प्रकार से जो बनाते हैं छोटी की मात्रा है। लेकिन ये नीचे की पाई हटा दी जाए तो बड़ी ही के ऊपर ये लगा होता है, इसी से कंफ्यूजन हो जाता है। और छोटा और बड़ा की मात्राएं नीचे लगती हैं, री
वर्णों के री वर्ण के बीच, रा वर्ण के बीच में लगता है, री की मात्रा नीचे लगती है, ए आई ओ औ की मात्राएं बीच में लगती हैं। इस प्रकार स्वरों को दो रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, एक तो अपने मूल रूप में, दूसरा मात्राओं के रूप में। अब इसके बाद वर्णमाला में ही दो वर्ण आते हैं, अनुस्वार और इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह, योग ना होने पर भी जो साथ साथ चले, ये तो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ये स्वरों के पश्चात लिखे जाते हैं। जहां भी आपको अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग मिलेगा, स्वरों के साथ मिलेगा, किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग नहीं मिलेगा। किसी भी स्वर के साथ यदि ह्रस्व, किसी भी व्यंजन के साथ यदि ह्रस्व आ ना लगा, कहने का तात्पर्य जैसे कमल लिख दिया गया, इस कमल में आपको आ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ह्रस्व आ सभी व्यंजनों के साथ होता है। यदि ह्रस्व आ किसी भी व्यंजन के साथ नहीं होगा तो उसे हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते हैं। उच्चारित करने के लिए, किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने के लिए उसे स्वरों की आवश्यकता होगी। बिना स्वर की सहायता के कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता है। अब ये स्वर का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब आते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाती, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट होती है, उन्हीं वर्णों को हम व्यंजन कह सकते हैं। अर्थात जिन वर्णों के बोलने में वायु में कहीं ना कहीं रुकावट, वायु मार्ग में कुछ रुकावट मिले, उन्हें हम व्यंजन कह सकते हैं। इसके विषय में पतंजलि महोदय ने महाभाष्य में लिखा है। पतंजलि महोदय ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में लिखा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते स्वरा, स्वयं राजन्ते स्वरा, पतंजलि महोदय ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में लिखा है, स्वयं राजन्ते स्वराम अनुवद भवति, अनुवद भवति व्यंजनम इति। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। अनुवद भवति, स्वर का अनुसरण जो करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं, जो स्वयं उच्चारित हो रहे हैं, जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, वो स्वर है। और स्वर की सहायता से जो उच्चारित हो रहे हैं या स्वरों का अनुसरण जो कर रहे हैं, वे व्यंजन है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्यंजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके विषय में, या फिर आप कह सकते हैं व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता के हम किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारित नहीं कर सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसी विषय में डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। रामचंद्र वर्मा ने लिखा है, जिस ध्वनि के उच्चारण के लिए
ध्वनि के उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की जिस ध्वनि के उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं कि जिस भी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो वो व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार व्यंजन क्या है इस विषय में थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद अब अगला व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, व्यंजन के बांटने का आधार क्या है। कई आधारों पर व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो व्यंजन 3 भागों में बंटा हुआ है। व्यंजन के 3 भाग बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों, वागेंद्रियों को परिलक्षित करते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। उन 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यंजनों की संख्या अधिक हुई है। व्यंजनों के बंटवारे का आधार भी अलग अलग हो चुका है। अगली कक्षा में हम लोग इसी के विषय में